सरकार की नीति खराब, सरकार की नीयत खराब, ऊपर से विधायक ऐसा बन गया वो 5 साल तक क्षेत्र में गया ही नहीं। कोटेदारों से पैसा, ठेकेदारों से पैसा, शराब भट्टी से पैसा, और अब तो हद हो गई जो स्मैक तस्कर हैं, स्मैक तस्कर, उनसे महीना लेकर स्मैक की तस्करी कराने का काम यहाँ का विधायक कर रहा है। और मैं गारंटी से बात करता हूँ, जांच करा लीजिए इसकी, अगर मेरी बात गलत साबित हो तो चौराहे पे मुझे गोली मार दें। तो जो आदमी यही काम करेगा वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? तो मुद्दे अब इनके पास नहीं है, हम जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। मैं हूं अतीक अंसारी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है, वैसे वैसे सभी संभावित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की जुगाड़ बना रहे हैं। इसी चुनावी सरगर्मी को देखते हुए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ कांवर के सुल्तान रहे हैं, बल्कि एक ऐसे बेबाक नेता हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं जनाब सुल्तान बेग साहब से, और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। जी सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप पहले भी 3 मरतबा कांवर से विधायक रहे हैं, इस बार क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, 3 बार मैं लगातार विधायक रहा हूँ, और 3 बार विधायक मतलब अभी तक कांवर विधानसभा नई आ गई तो ये मीरगंज हो गई है। अब 3 बार लगातार कोई विधायक नहीं रहा है, और मैं तीसरी पीढ़ी में 3 बार विधायक हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बड़े दादा मौलाना शफीक साहब विधायक थे, बीकेडी से जीते थे, जिन्होंने राममूर्ति को हराया था। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद मेरे छोटे दादा रफीक साहब विधायक बने, और ये उस वक्त ये एरिया सब बहेड़ी में आता था, आज भी बहेड़ी में आता है। जब कांवर बना था तो ये एरिया कट गया था, और उसके बाद उन्होंने अम्बा प्रसाद को हराया था। और मैं 2002 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जिनके बाप एमपी थे, एमएलए थे, वो खुद 1-2 बार एमएलए रह चुके थे, उनका भाई शेरगढ़ का 18 साल से लगातार ब्लॉक प्रमुख था, उनसे मेरा मुकाबला था। 2002 में वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, मैं समाजवादी से लड़ा था, और मैंने उनको भारी मतों से हराने का काम किया था। अच्छा सर, पिछले चुनाव यानी 2017 में ऐसी कौन सी वजह थी जिससे आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं उसमें ज़्यादा दोषी तो अपने आप को ही मानता हूँ, और वो इसलिए मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई होगी, कोई ना कोई भूल हो गई होगी, कहीं कोई ना कोई ऐसी दिक्कत रही होगी जो हम लोगों को समझा नहीं पाए। लोग बहक गए, भाजपा के लोगों को बहकाने में कामयाब हो गए, हम समझाने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने जाने के बावजूद भी आप बीएसपी में कैसे चले गए? देखिए, वो तो अलग मसला है, एक अलग मसला था। बात यहाँ पर ये लोकल जो राजनीति थी, जो यहाँ से, चूँकि मैं एक किसान का बेटा था और राजनीति में मैंने कदम रखा, और ये सब लोगों के, भाइयों के आशीर्वाद, मेरे परिवार के सहयोग से मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। जो विरोधी थे इस बात से घबरा गए थे, और उन्होंने कई तरह की प्लानिंग करके कि किसी तरह से सुल्तान बेग को आगे बढ़ने से रोका जाए। एक पार्टी के नहीं लोग थे उसमें, भाजपा के अलावा और भी कई दल के लोग थे, और हमारे ही लोग थे जो हमारे ही साथ रहते थे। वो चाहते थे किसी भी सूरत से सुल्तान बेग को आगे बढ़ने से रोका जाए, और उसी के तहत साजिश करके मेरे खिलाफ तमाम तरह की साजिश हुई। आपको सबको मालूम है, मुकदमे लिखे गए, फर्जी मुकदमे लिखे गए, ये तमाम तरह की बातें। और उसके बाद हमारे नेताओं को भ्रमित कर दिया। नेता तो चूँकि उनको पूरा उत्तर प्रदेश देखना, माननीय मुलायम सिंह यादव बहुत सूझबूझ के नेता हैं, कल भी इज्जत करते थे उनकी, आज भी इज्जत करते हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे उनकी इज्जत करते रहेंगे। बहुत अच्छे शानदार नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी से भूल हो जाती है। लोगों ने बहका दिया और कहा दिया कि साहब इससे अब ये नहीं जीत सकते, अब किसी और को टिकट दे दिया जाए। लेकिन जो बरेली के जो साजिश करता हैं उन लोगों की चाल थी, और एक ऐसे आदमी को टिकट दिला दिया जो हमारा ही चेला था। अच्छा, हम ही ने उसको उंगली पकड़ के आगे चलाना सिखाया, हम ही ने उसको चेयरमैन बनाया शीशगढ़ का, और उसको टिकट दिलवा दिया। और नतीजा हुआ कि 2012 में हम बसपा से लड़े और भारी बहुमत से जीते। 14-15 हज़ार वोटों से वो इलेक्शन में जीता था, और जिसको समाजवादी पार्टी ने लाया हमारे विरोध में, हमारे चेले को, उसको 36,000 वोट भी पड़े। लहर थी तब,
लहर में कुल उसको इतने कम वोट पड़े थे। 17 में जो मसला था, 17 का मसला अजीबोगरीब था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा। 40 सालें हो गई मुझे राजनीति करते हुए। आप 17 में देखिए, जो लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ घूम रहा है, और साथ घूमते घूमते जब वो घर जाता है अपनी बीवी से बात करता है कि भाई उनके कहाँ से आए, उनका भाई विधायक जी का चुनाव लड़ा रहे थे, तो उनके विधायक जी का क्या हाल है, जीत रहे हैं कि नहीं, तो उनके हाँ जीत रहे हैं। तो बोले तुम अपना वोट दियो विधायक जी को, हम मोदी जी को डालें। मतलब बीवी अपने शौहर की बात मानने को तैयार नहीं थी, बेटा बाप की बात मानने को तैयार नहीं था, सब मोदी मोदी करके चढ़ गए। वो एक अजीब सा माहौल इसलिए बना कि कांग्रेस के लगातार शासन से लोग ऊब गए थे। महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, ये कांग्रेस खराब कर रही है, ये कांग्रेस खराब कर रही है, हो सकता है ये नया आदमी आ रहा है कुछ अच्छा करेगा। वादे भी करे उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें करी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, जो बाहर में विदेशों में अकूत धन हिंदुस्तान का पड़ा है उसको हम हिंदुस्तान में से वापस से लेके आएंगे हिंदुस्तान। और बिना कहे बिना कुछ कहे तमाम खाते खुला दिए जनधन योजना के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके खातों में 15-15 लाख पहुंच जाएगा। आप मुझे बताइए, जिस आदमी के पास 500 रुपये नहीं है, जिस आदमी के पास खर्च करने के लिए 5000 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, जब वो 15 लाख की बात सुनी उसने तो वो तो बोरा गया एकदम। अरे उनने कहा इससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, बगैर ही कहे बगैर काम करे 15 लाख रुपए आ रहे हैं। तो लोग बहक गए, और बहकाने में बीजेपी के लोग बहुत माहिर हैं, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, चाल चलने में बहुत माहिर हैं, चालाक हैं, चुस्त हैं, और उसी चालाकी और चुस्ती की वजह से लोगों को बहका के ले गए। सरकार बना ली 2017 में, 2019 में भी इसी बुनियाद पर सरकार चली। और इसके अलावा साथ साथ ये जो मुद्दे लेके चलते हैं इनके आज भी है इस भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई बात करें, हम बरेली में रहते हैं, आप भी बरेली में रहते हैं, आप बरेली को कवरेज करते हैं, एक सम्मानित चैनल हैं आप मुझे बता दिए इस सरकार के अंदर 5 साल के अंदर अभी एक कोई ऐसा काम बरेली के अंदर बताइए आप जिसका इन्होंने शिलान्यास भी किया हो और बाद में उसका उद्घाटन भी किया। छोड़िए एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, एक तो सरकार खुद ही खराब है, सरकार की नीति खराब, सरकार की नीयत खराब, ऊपर से विधायक ऐसा बन गया वो 5 साल तक क्षेत्र में गया ही नहीं, जनता को कोई लाभ ही नहीं हुआ उससे। जो विकास का मामला, नल नाली पुल पुलिया सड़क, अलावा कोटेदारों से पैसा, ठेकेदारों से पैसा, शराब भट्टी से पैसा, और अब तो हद हो गई जो स्मैक तस्कर हैं, स्मैक तस्कर, उनसे महीना लेकर स्मैक की तस्करी कराने का काम यहाँ का विधायक कर रहा है। और मैं गारंटी से बात करता हूँ, जांच करा लीजिए इसकी, अगर मेरी बात गलत साबित हो तो चौराहे पे मुझे गोली मार दें। तो जो आदमी यही काम करेगा वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? तो मुद्दे अब इनके पास नहीं हैं, हम जानते हैं मुद्दे नहीं हैं। तो अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है गुजरात में, हम जानते हैं इस बात को, 40 साल का तजर्बा है, और वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी इनको और कहा जाएगा इस बात के लिए कि अरे भाई क्या कर रहे हो, समाजवादी की सरकार आएगी तो मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, समाजवादी सरकार आते ही रुक जाएगा काम। आप सोचिए इस बात को, इनके मोदी जी के कहने से बन रहा मंदिर क्या, या योगी से कहने से बन रहा मंदिर? नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। दुनिया की कोई ताकत मार राम मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। अच्छा सर, आप बताएं कि अगर आप इस बार विधायक चुने जाते हैं तो क्षेत्र की जनता के प्रति आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं चाहता हूँ सबसे, देखिए हमारा विकास हमारी पहली प्राथमिकता नंबर 1। नंबर 2 जो मेन है, हमारा क्षेत्र चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा था, बीजेपी से लगातार विधायक रहे तमाम बीजेपी, सबसे बड़ा मेरा काम रहेगा कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द जो पहले से कायम था वो आगे भी कायम रहे। सांप्रदायिक सौहार्द काम रहेगा, विकास अपने। क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? देखिए, मैं अब जो हमारे बड़े नेता कहते हैं हम उनकी बात में कोई दखलंदाजी तो नहीं करेंगे, जो वो कहते हैं हम तो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। लेकिन मैंने देखा है 2017 के चुनाव में गांव के गांव लाइन लगा के लोगों ने बहकावे में आके भारतीय जनता पार्टी के, इनके छलावा में आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है। और बीजेपी को वोट नहीं डाला है, ये भी बता दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं उनका नहीं, उनके डीसी वर्मा वोट डाल रहे हैं उनके, कौन डीसी वर्मा हम तो ना जानते हैं, मतलब ये पता नहीं कि कैंडिडेट कौन लड़ रहा है, हम तो मोदी को, तो हमने किसको डाल रहे, बोला मोदी को डाल रहे हैं साहब। तो बीजेपी के नाम पे वोट नहीं मांगा गया, कैंडिडेट ने अपने नाम पे वोट नहीं मांगा, अपने काम पे वोट नहीं डाला, अपने आचार पे वोट नहीं मांगा, अपने विचार पे वोट नहीं मांगा, आगे वो क्या करेंगे इसके नाम पे वोट नहीं डाला, लोगों ने मोदी मोदी करके चढ़ गए सब।
तो इसलिए मेरी तो ये योजना है आगे, मैं आपको बहुत साफ साफ बताऊं, मेरा सबसे बड़ा एक सपना है, जो मैंने क्षेत्र में जो कुछ करना था वो किया है। मैंने लगभग 85 जूनियर हाई स्कूल बनवाए मैंने 15 साल के अंदर, 85 वो प्राइमरी स्कूल, लगभग 37 जूनियर हाई स्कूल, 1 दर्जन से ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनवाए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अभी हमारा बलिया में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बना है, शीरगढ़ के अंदर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बना है, तुरसा पट्टी में गवर्नमेंट इंटर, इस तरह से मैंने 1 दर्जन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया है। हमारा जो खादर का एरिया है, सब लोग जानवर पालते हैं, वहाँ पर भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बछड़ा पालते हैं। तो वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी होती है जानवरों के लिए, कोई वहाँ पर अस्पताल ही नहीं था जानवरों का। मैंने हर 10 किलोमीटर पे एक जानवरों का अस्पताल बनाने का काम किया। कपूरपुर में बहुत बड़ा मैंने जानवरों का अस्पताल बना दिया वहाँ पर। तो मैंने काम किया लोगों के लिए, और इसीलिए लोग मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। बिजली का काम देखिए, बिजली के गांव जाके मैंने जहां भी जरूरत पड़ी वहां पर काम किया। और जो 2016 में जो काम मेरे रह गए थे अधूरे, वो वहीं के वहीं टिके हैं। एक कदम भी आगे, चाहे विकास, कुछ नाली हो, सड़क हो, पुलिया हो, पुल हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। विधायक से बात करो, वो कहते हैं साहब हमने चमचमाती सड़कें बनवा ली। लोग कहते हैं जो मौजूदा विधायक है, आप ही लोग पूछते हैं तो कह रहे हैं हमने चमचमाती सड़कें बना दी। इतनी चमचमाती सड़कें थी कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने मिर्जापुर से लेकर और जो शाही को रोड जाती है उस पर हमने चौड़ लगाने का काम किया। धान की रोपाई हो गई, रानो पानी था उसमें, गड्ढों, आज भी इतने गड्ढे हैं। अब मुझे बताइए, अब सीजन चलने वाला है, गन्ने का सीजन चलने वाला है, ट्रैक्टर ट्राली कैसे निकलेगी? अच्छा सर, आपने मिर्जापुर सड़क पर धान की रोपाई जब की थी तो आपने एक ऐलान किया था कि आप वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 महीने का समय सीमा आपने दी थी, और मैं मानता हूँ कि आज करीब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप उस पर क्या कहें? देखिए, जो 2 बड़े गड्ढे थे 5, मैंने ये कहा था इस सड़क को चलने लायक बनाइए आप, और अगर आपने सड़क को चलने लायक नहीं बनाया तो 1 महीने के अंदर आके मैं एक्शन के ऑफिस को घेरने का काम करूंगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने वो गड्ढे भरे हैं, डर के मारे भरे हैं, नहीं तो हम लोग भरे हैं। तो और वो सब रोड़ा बढ़िया डाल के, कुछ उधर से ईंटा डाल के, बहरहाल उतने गड्ढे भर दिए कि आप लोग में चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क तो टूटी है पूरी, सड़क कब बनेगी? बात यहाँ पर ही है। उस वक्त का मेरे बयान के साथ आपने डीसी वर्मा का बयान भी देखा होगा, तो उनका बहुत जल्दी सड़क का काम भी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो फैक्ट्री चलने वाली है, उसी रोड से गन्ने के ट्रक भी जाते हैं, उसी रोड से ट्रैक्टर ट्राली भी जाती हैं, उसी रोड से बैलगाड़ी भी जाती है, गन्ना जाता है, दूसरे और भी मतलब लकड़ी की ट्राली जा रही हैं। अब वो रास्ता फिर बंद हो जाएगा तो कैसे, जो फैक्ट्री तक गन्ना कैसे जाएगा? इनको करना चाहिए ये चीज़। तो लेकिन इन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। मैंने बताया तो गुजरात में नर्सरी तैयार हो रही है, और मालूम क्या होगा? मैंने एक बात बताई आपको, राम मंदिर नहीं बनेगा अगर समाजवादी सरकार आ गई। राम मंदिर क्या बात, गईयां कटेंगी चौराहों पे अगर समाजवादी सरकार बनेगी। बात समझ रहे हैं? मुसलमान लड़के, मुसलमान नौजवान हिंदुओं को घेर घेर के मारेंगे। ये बातें घर घर तक पहुंचाई जाएंगी, हिंदुओं के अंदर घर घर तक पहुंचाई जाएंगी, हिंदू भाइयों को बहकाने की फिर कोशिश की जाएगी, क्योंकि 5 साल में किया कुछ नहीं इन्होंने। अच्छा, जो गुजरात में आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ नहीं, हम बता तो रहे हैं आपको। वहाँ ट्रेनिंग ये चल रही है कि किस तरह से हिंदू एक तरफ खड़ा हो और मुसलमान एक तरफ खड़ा हो। मुसलमान 20%, हिंदू 80% है। भाई यही तो इनका खेल है। ये चाहते हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो जाए। और मैं खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है। ये चाह रहे हैं इस बात को कि जो मुजफ्फरनगर इन्होंने करके 2017 जीता, बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया था मुजफ्फरनगर के अंदर, बीजेपी के लोगों ने वहां लोगों की जान ले ली थी, बीजेपी के लोगों ने जो बुलंदशहर के अंदर जो मतलब एक बड़ा इज्तिमा हुआ था, वहां पर एक इंस्पेक्टर की जान लेने का काम किया था, बीजेपी के लोग थे वो। और आज खुदा ना खास्ते ये बीजेपी के लोग फिर चाहते हैं, ये फिर एक दूसरा मुजफ्फरनगर बनाना चाहते हैं। ये फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम दंगे के अंदर झोंक कर, लोगों की जान लेकर, लोगों की लाशों के ऊपर सरकार बनाना चाहते हैं। ये अंदेशा हमको है। इंटरव्यू के माध्यम से, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। संदेश तो मैं नहीं दे सकता, बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ मैं लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, इस भाजपा की गूंगी बहरी सरकार जो किसान विरोधी है,
देखिए किसान 1 साल से सड़कों पर बैठा है, जो नौजवान विरोधी है, नौजवान घर के अंदर बैठा है, जिसने महंगाई 4 गुना 5 गुना महंगाई बढ़ा दी। 200 रुपए को आज खाने का तेल मिल रहा है। पेट्रोल जो 60 रुपए था आज 100 का पार कर गया। डीजल जो 55 रुपए था 100 के करीब पहुंच गया। महंगाई के मारे आदमी की हालत खराब है, सारी व्यवस्था त्रम द्रम हो गई। महंगाई के मारे आदमी की कमर टूट गई है। और जहां तक नौजवान की बात कर रहे हो, अभी भी मेरे पास एक फोन आया था, MSc AG है लड़का, और कह रहा कहीं भी हो मुझे चपरासी की नौकरी दिलवा दीजिए, क्योंकि घर गरीब है। माँ बाप ने पूरी जवानी की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, MSc AG कर लिया, लेकिन उसको रोजगार नहीं। तो जो नौजवान है वो घर के अंदर बैठा। अपने बयान में कहते हैं कि हमने आज 2 लाख लोगों को नौकरी दी, जगह जगह उनके पंपलेट लगे हुए हैं और उसमें लिखा जाता है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो मैंने बताया तो ये तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री है, किसी एक नेता का नाम के। जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा झूठ। जो झूठ बोलने का काम करते हैं, नौकरी दी नहीं है। आपने देखा अपनी लॉकडाउन के अंदर जो फैक्ट्रियां बंद हुई, लोग आज घर पे बैठे हैं आके, नौकरी गई आई, नौकरी गई, और थोड़ी बहुत नहीं गई, 11 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 11 करोड़। और ये नौकरी देने की बात कहां कर रहे हैं? पूरा निजीकरण कर दिया, रेलवे को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए और हवाई जहाज बेच दिए। आपने रेल के साथ साथ जो हमारे प्लेटफॉर्म थे, रेलवे प्लेटफॉर्म वो बेच दिए। सब कुछ निजीकरण हो गया। तो निजीकरण हो गया, जो सरकारी नौकरी थी वो भी लोगों की जाने वाली है। आरक्षण खत्म, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ये अलावा लोगों को ठगने का काम करेंगे। और हम बताएं आपको, आज सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस की है। पुलिस बेलगाम है। कई घटनाएं मेरे क्षेत्र में हुई हैं, कत्ल हो गया, उसको एक्सीडेंट में लिख रहे हैं। अब जब पीड़ित लोग बैठते हैं जाके बात करते हैं, उनका नहीं एक्सीडेंट हुआ, जो तुम्हारी समझ में आ जाओ, जिस अधिकारी ऐसो कह रहा है किसी अधिकारी के पास चले जाओ, तुमसे जो कर मिले कर लो। आप मजे की बात देखिए। और जिन्होंने मारा है वो ऐसो के सामने पैर पे पैर रख के बैठे हैं। पुलिस जिस चौराहे पे चाहे आदमी बीमार है, अपनी बीबी को लेके जा रहे हैं, अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, बूढ़े बाप को लेके जा रहे हैं, अस्पताल लेके जा रहे हैं, रोको। और 2000 रुपए, 2500 रुपए और 5,000 रुपए तक पेनाल्टी। जिस आदमी के पास 500 रुपए मुश्किल हो रहे हैं, उन पर 5,000 रुपए पेनाल्टी डाल रहे हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो डंडे मार रहे हैं, मोटरसाइकिलें तोड़ दे रहे हैं, शीशे तोड़ दे रहे हैं 4 पहिया गाड़ी के। ये जुल्म जाती अत्याचार इससे पहले मैंने कभी पुलिस का नहीं देखा जो आज हो रहा है। तो इसलिए आज है सब। और दूसरी बात, हमने तो पहले भी काम किया है, हमारी सरकार ने भी पहले काम किया है। अखिलेश जी ने, देखिए लोग कहते हैं साहब अभी किसी से बात करो बीजेपी, अरे साहब 5 साल कितना समय कम होता है साहब, 5 साल में क्या कर लेंगे। आप देखिए अखिलेश ने 5 साल में क्या करके दिखाया। एकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया कि नहीं बनाया, जनीश्वर मिश्रा पार्क बनाया कि नहीं बनाया, नेशनल हाईवे बनाया कि नहीं बनाया। आपका ये जो हमारा बना है, ये जो बदायूं से लेके पूरा झांसी तक जाता है, झांसी से लेके नैनीताल तक, ये 4 लेन किसने बनाई? ये उसी 5 साल के अंदर तो बनी है। कैसी बातें करते हैं ये लोग। अच्छा सर, आपकी पार्टी महिलाओं की बात करती है कि महिलाओं को लेकर के आपके उत्तर प्रदेश में जगह जगह से जनसभाएं की जा रही हैं। बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। आप इन 9 विधानसभा सीटों में अखिलेश जी कितनी महिलाओं को चुनाव में टिकट देने का काम करेंगे? देखिए हमारा नेता बहुत समझदार है। हमें सरकार बनाना है, इस बीजेपी को भगाना है, प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। जो हमारा नेता सोचेगा अच्छा सोचेगा। अगर महिलाओं का सम्मान किया है हमने। आप पहले जब सरकार थी 30,000 रुपये हम लड़की की शादी के लिए देते थे, इस सरकार ने बंद कर दी। हम लड़कियों को वजीफा देते थे, इस सरकार ने बंद कर दिया। हम लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने की बात थी, वो इसने सरकार ने बंद कर दिया। तमाम तरह की योजनाएं थी। तो जो किसानों के लिए किसान पेंशन चली थी, किसानी पेंशन बंद कर दी। वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, विकलांग पेंशन बंद है। कोई पेंशन ही नहीं है गरीब के लिए। क्या दे रहे हैं ये? कोई योजना सरकार ने, अभी एक योजना नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जो गांव गरीब किसान नौजवान के लिए एक योजना चलाई हो। एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात जब करते हैं कि देखो हमने साहब उज्ज्वला दे दी, किसने दी? गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि हमने उज्ज्वला दे दी। और मोदी जी भी कह रहे हैं हमने उज्ज्वला दे दी, योगी जी भी कह रहे हैं उन्होंने उज्ज्वला। योजना का है कि केंद्र सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश ने कह दिया आप गल्ला बांट रहे हैं, आप केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार की अगर योजना है तो हमने वोट भी दिया तुम्हें हमने 14 में भी वोट दिया, तुम्हें हमने 19 में भी वोट दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दिया?
हम उत्तर प्रदेश, आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज विधायक का चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगा सुल्तान बेग, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल में क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। योगी जी की सरकार ने क्या दिया? अलावा लोगों को डराने के लिए पूरा दहशत गर्दी फैला दी है पूरी तरह से। तानाशाह है यहाँ का मुख्यमंत्री, लोगों को बेवजह बंद करेगा। आप मुझे बताइए आजम खान का क्या कसूर है? आजम खान का सिर्फ कसूर यह है कि उसने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी जैसी, उसको दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। भीख मांग के, चंदा करके, झोली फैला के पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करने उस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का काम किया। वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बन के निकलेगा आदमी। वहां वकालत की पढ़ाई होती है, वकील बन के निकलेगा वहां से। वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इंजीनियर बन के निकलेगा। वहां आईएएस और पीसीएस बन के निकलेंगे वहां की पढ़ाई के बाद। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, और कह रहे हैं कि हम तालीम के मामले में ये कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करने लगते हैं। क्या स्वास्थ्य की बात करेंगे? आप वहां का मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया आपने वहां के अस्पताल बंद करा दिया आपने। कौन से स्वास्थ्य की बात करते? सिर्फ इतनी गलती थी उस आजम भाई की कि उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम उन नौजवानों को जिनको डॉक्टरी के लिए एडमिशन नहीं मिलते थे, उनके लिए सुविधा देने का काम किया, वकीलों के लिए सुविधा देने का काम किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वहां पर बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। यही तो गलती है। वरना उन्होंने, आजम भाई ने मोदी जी के या योगी जी का कौन सा बैल मार दिया? क्यों उनको जेल में डाले हैं? मुकदमे देखिए, 100 से ज्यादा मुकदमे, बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा, पलंग चोरी का मुकदमा, सारी हद गुजर दी, नीचता की हद हो गई। कभी ऐसा सुना था आपने क्या? तो ये फिर सिर्फ अहंकार में डूबे हुए हैं। तानाशाह है सरकार। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तानाशाह है और हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री भी तानाशाह है। और तानाशाह कभी किसी पे भरोसा नहीं करता, ना किसी पे विश्वास करता है। और इसीलिए एक सबूत आपके सामने उत्तर प्रदेश के अंदर बताता हूं। आज मुख्यमंत्री हैं, विधायक बने, एमएलसी बने, तभी तो मुख्यमंत्री बने हैं। आपने मंत्रिमंडल बनाया है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे कोई और भी नीति या नियत की बात आती है, कोई नीति आपको लागू करना है, तो आपको मंत्रिमंडल से सलाह करना चाहिए। जो आपने कैबिनेट बनाई है उससे सलाह करना चाहिए। कैबिनेट का कोई मंत्री उससे बात नहीं करेंगे। किसी कैबिनेट में कभी एक कैबिनेट की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं लाते। प्रस्ताव कहां आता है? 9 पहले था, कैसा 11 क्या था, टीम 11, अब वो 9-11 कौन है इसके अंदर? क्या मुख्यमंत्री के अलावा कोई मंत्री आता है, कोई विधायक आता है? नहीं। टीम 11 आईएएस और आईपीएस उसके अंदर बैठे होते हैं। यही इनके मंत्री हैं, यही इनके राज्य मंत्री हैं, यही इनके कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हीं के जरिए से सारा काम। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और मोदी जी को छोड़ो, योगी जी पे कर दिया जादू। अब वो उंगली घुमा रहे हैं, ऐसा फंसा दिया है इन आईएएस और आईपीएस ने कि अब वो जैसे उंगली घुमाते हैं, जिधर को घुमाते हैं, योगी जी उधर को चलते हैं। अभी भी इनको शुद्ध नहीं है, इसलिए आज जनता परेशान है। अच्छा सर, अब आप अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को चैनल के माध्यम से 2022 के इलेक्शन में आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं क्षेत्र के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब परेशान बहुत हो चुके, आप दुखी हो बहुत हो चुके, आप लुट गए, कुट गए, पिट गए, कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार ने आपको बर्बाद करने में। इसलिए इस गूंगी बेरी अंधी अत्याचारी सरकार को हटाना है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब सुल्तान बेग, जो मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और क्षेत्र की जनता इनके साथ बहुत समय से जुड़ी हुई है, 2002 से लेकर 2017 तक। चलिए इसी बात के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।